हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम टॉपिक को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम कहाँ तक करके आए थे? यहाँ तक ये प्लॉट कर रहा था तो सरफेस टेंशन से मिला के कैसे सवाल करते हैं। ये सारी बातें हम जान चुके हैं। सरफेस एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली थी। अब थोड़ा मैं बात करता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। आप समझ ही जाओगे जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो एनटीए भी पूछता है, जेई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड सरफेस। तो इसके ऊपर देखो, पहले तो मैं एक ही लाइन में सारी बात खत्म कर देता हूँ। सारी बात खत्म कर देता हूँ, स्टैंडर्ड बात करूंगा बिल्कुल। सॉल्व उसका डेरिवेशन वगैरह हमें नहीं जानना, कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके लेवल पे। और उसका डेरिवेशन है वो बियॉन्ड दिस बुक है। तो वो है क्या? वो है जी यंग लैपलास इक्वेशन। ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे सरफेस के इनसाइड कैसी भी सरफेस हो और आपको प्रेशर निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसका सीधा रिजल्ट है, ये है R1, ये है R2। इनको बोलते हैं प्रिंसिपल रेडियाई। इसने कहा कि जो डेल्टा पी होगा वो आप निकाल लो, टी सरफेस टेंशन, 1/R1 प्लस 1/R2। पहला, हमारे उसमें दो ही सरफेस हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, इसलिए रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के लेवल पे स्फेरिकल वाला कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात वो समझ लें। तो कोई बात नहीं। डेल्टा पी इज इक्वल टू टी 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस, बच्चे के दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अच्छी है सर, स्फेरिकल सरफेस का मतलब है कि R1 R2 के बराबर हो जाएगा, तो ये गोला कैसा हो जाएगा? भाई ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। क्या आप मेरी बात मान रहे हैं? फॉर स्फेरिकल सरफेस तो आप क्या लिखेंगे? R1 विल बी इक्वल्स टू R2 विल बी इक्वल्स टू R। आप कहेंगे हाँ सर। अगर मैं इसको देखूं तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा? टी 1/R प्लस 1/R, तो विल बी इक्वल्स टू 2T/R। ठीक है जी। डेल्टा पी यानी कि प्रेशर यहाँ पे बाहर और अंदर, इस प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा है कि आप जब अंदर की तरफ मूव करोगे या बाहर की तरफ चलोगे तो प्रेशर का डिफरेंस तो है। प्रेशर घटता बढ़ता है, कैसे घटता बढ़ता है उसके बारे में बात करूंगा। पहले आप रिजल्ट देख लो, सेकंड वाला थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस। और बिल्कुल घबराने की या बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे सारे सवाल आपको समझाऊंगा और बहुत आसान है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहो। फॉर स्फेरिकल सरफेस तो अपन क्या कह देते हैं कि R1 विल बी इक्वल्स टू R और R2 विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। आप क्या करो, आप ध्यान से सोचो। अगर मैं इसको R कर दूं, इतना कर दूं R, और ये जो R2 है, ये जो R2 है, ये मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ही प्लेन में नहीं, ये परपेंडिकुलर है। ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये तो आर, ये सरफेस ऐसे, और ये R2 इनफाइनाइट होती चली जाएगी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सिलेंड्रिकल ऐसे। ये सेंस है इसका। अब आपको शायद समझ में आया होगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये आर ऐसे है और ये आर ऐसे है। ये R1 और ये R2, ये परपेंडिकुलर है। प्रिंसिपल रेडियई बोलते हैं इनको। ठीक है। खैर मेरे को उससे मतलब नहीं है, बस ये मैंने समझाने के लिए आपको पूरा समझाया है। तो ये सिलेंड्रिकल मेरी सरफेस बन जाएगी। चलो, अब जी इस पे प्रेशर डिफरेंस, सर इसमें तो सीधी सीधी बात है, T/R आ जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो? पर सर ये बताओ अब कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। तो उसको, उसके लिए तीसरी चीज़, पहली बात तो अगर आपको सरफेस पता है, सवाल में सरफेस गिवन होगी, तो आपको पता रहेगा कि अच्छी है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो प्रेशर का डिफरेंस तो इतना आने वाला है। लेकिन अब प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे, प्रेशर विल बी मोर एट कॉनकेव साइड। अब ये क्या चीज़ है सर, इसको भी समझा दो, समझ नहीं आ रहा। ठीक है भैया, कॉनकेव का मतलब है
ये सरफेस तो केव, गुफा टाइप, तो ये वाली साइड को बोलते हैं हम कॉनकेव साइड, और इस वाली सरफेस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो इधर वाली साइड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। सर इसको रिलेट करके दिखा दो, रिलेट करके दिखाओ सर, कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? मान लो स्फेरिकल सरफेस है, ये लिक्विड है, मतलब स्फेरिकल है और ये लिक्विड है ऐसे, ठीक है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर इसके पी इन साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो पी इन साइड यानी कि कॉनकेव वाली साइड, ये कॉनकेव बन गया, ये कॉनकेव वाली साइड है, ये कॉनकेव है ना, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, ये कहने का मतलब है। यानी कि पी इन साइड ज़्यादा होने का मतलब क्या है? PATM। और कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? ये वाला 2T/R प्लस 2T/R। देख लो, सिंपल। तो यानी कि इधर, तो अब आप इसको कैसे, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जब आप इधर की तरफ चलोगे PATM, तो प्रेशर क्या होगा? 2T/R, ये इंक्रीज़ होगा ना, ऐसे कह दूँ 2T/R इंक्रीज़ होगा। कॉनकेव की तरफ चलोगे, लिख लो PATM प्लस 2T/R इज इक्वल टू पी इन। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। तो अब आप इसको हमेशा जीवन भर के लिए ऐसे याद रख लो। अब क्लास में बच्चों को समझाने के लिए ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये पूरी स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही है आगे सवालों में भी। सिलेंड्रिकल आएगा तो सिलेंड्रिकल की भी हम बात करेंगे आगे चल के, तो वो सब कुछ, पर आपको सारा गेम इसी का है, सिलेंड्रिकल हो या कैसे भी हो, सारा गेम इसी का ही है। ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। वो आगे सिलेंड्रिकल भी सरफेस कहाँ आएगी, ये क्यों बताया हुआ है, ये भी आएगा, तो अपन वहाँ बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी तो हम ड्रॉप वगैरह के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्फेरिकल। तो बच्चे को अब देखो क्लास में बताने के लिए ये जो तरीका है, आप जब क्लास में देखोगे तो क्लास में इसको समझाने के लिए बच्चे को, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, रिजल्ट याद नहीं, लेकिन बच्चा कहेगा कि सर एक छोटा सा करके तो दिखा दो ना, थोड़ा सा खुशी मिल जाएगी बस। तो ड्रॉप ले लेते हैं स्फेरिकल, तो उसके लिए थोड़ा डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। वही वाली बात है, सिर्फ खुशी मिल जाए। बच्चा कह रहा है सर बस थोड़ा सा तसल्ली सी हो जाए। इसको कट कर दो, स्फेरिकल ड्रॉप है R रेडियस का, इसको कट कर दो। तो जब आप इसको कट करके निकालोगे तो मेरे हिसाब से ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाली है। तो ये इसको कट कर दो, इतना कट करने का मतलब है अपने पास तो सीधी सी बात है ऐसे। तो ये आपको जो दिख रही है ना बच्चे, वो ऐसे दिख रहा है। थोड़ा तमीज से हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये लो, बढ़िया हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको बच्चे कट किया है, स्फेरिकल ड्रॉप है, तो ऐसे जैसे आपके पास एक एक बॉल है आपके सामने, ऐसे समझो, इमेजिन करो, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो इमेजिन करो। एक बॉल है, ठीक है, बॉल को आपने बिल्कुल सॉलिड किया, जैसे लेदर की बॉल होती है, क्रिकेट बॉल जो होती है लेदर वाली, जो टीवी पे देखते हो ना आप, सचिन तेंदुलकर शॉट लगा रहा है, विराट कोहली शॉट लगा, वो वाली बॉल, उस बॉल को काटो, काटो तो वो तो सॉलिड की होगी, तो वो एक तरह से लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, वो बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे हेमिस्फेयर आ जाएगा, ऐसे जब उसको काटोगे तो आप, तो अब आप खुद मुझे बताओ एयर वाटर इंटरफेस कहाँ है? एयर वाटर इंटरफेस है ये वाली, ये बाहर वाली खाली, एयर वाटर इंटरफेस तो यही है, ठीक है जी, ये एयर वाटर इंटरफेस है बाहर वाली। अंदर वाले मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो इस सरफेस पे तो जो फोर्स लगेगा वो टेंशन वाला लगेगा, समझ रहे हो ना, टेंशन वाला पर। भाई लिक्विड ड्रॉप बनी ही तभी होगी जब बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी वो इलास्टिक होगी, यानी कि उसने सब कुछ अंदर संजो रखा होगा। लिक्विड तो अंदर है, तो बाहर वाली तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है ना, ठीक है, तभी तो ड्रॉप बन पाई है, यानी कि सरफेस टेंशन तो बाहर वाली सरफेस पे होगी होगी। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि T इंटू, अगर मैं फोर्स मेजर करता हूं तो मुझे एयर वाटर इंटरफेस की शेप से मतलब होता है, इस वाली लाइन से, क्योंकि मैं तो सरफेस टेंशन की फोर्स यानी कि T इंटू जो लेंथ है उसकी, तो लेंथ क्या है यहाँ पे, तो लेंथ तो ये है भैया, एयर वाटर इंटरफेस यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस, यानी कि ये 2πr, R इसकी रेडियस है। बच्चा कहेगा हाँ सर बात तो सही है। अब बात है जो अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, जो अंदर मॉलिक्यूल है भाई, जो यहाँ मॉलिक्यूल हैं, जो दूसरे वाली सरफेस पे यहाँ जो ये ऐसे होगा ना, ये तो ये, अब ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये तो पुश कर रहे होंगे ना, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो अंदर बल्क में होते हैं वो तो पुशिंग नेचर के होते हैं,
तो इधर फोर्स लगाएंगे पुशिंग नेचर का, ऐसे। तो पुशिंग नेचर का फोर्स कितना होगा, P इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले प्रेशर को मैंने P2 बोल दिया, P2 ही मुझे निकालना है। अब आ जाते हैं बाहर। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो भैया प्रेशर है तो फोर्स तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, परपेंडिकुलर, ये फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स आप देख रहे हो, ये वाला, ये वाला। अब ये वाला अगर मैं सिमेट्री देखूं, इसको लिखते हैं हम प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, ऐसे लिख देते हैं। पर उसका मैं थोड़ा सेंस देना चाहता हूँ आपको। अगर मान लो ये एरिया है, ये ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगा, तो ये वाला कंपोनेंट आ गया इसका एफ कॉस थीटा, ये वाला आ गया एफ साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ अगर आप एरिया मान रहे हो तो सिमेट्रिकल है ना, तो यहाँ भी एरिया होगा, ये सिमेट्रिकल, तो यहाँ फोर्स होगा। अब उसका ये वाला और ये वाला कंपोनेंट यहाँ भी सेम, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को हमेशा कैंसिल आउट करेगा, तो खाली एफ कॉस थीटा ही तुम्हारा फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, यानी कि एक कंपोनेंट ही। इसीलिए जब हम इसका फाइनल रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं तो वो यही आता है। तो जो बाहर जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया जी, पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आता। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब होता है परछाई भैया। ये अगर ये स्फेरिकल, ये हेमिस्फेयर है, तो अगर आप इसकी परछाई ऊपर से टॉर्च लगाएं, ऊपर से ऐसे टॉर्च लगाएं, तो आप देखोगे इसकी परछाई इतने हिस्से में बनेगी, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है, तो ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो जी अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ये बात समझाने के बाद। अब आप फोर्स को बैलेंस कर लो। तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, पी ए टी एम प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी इनटू होता है ना, फोर्स है ना, इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस टी इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल्स टू P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो P2 विल बी इक्वल्स टू PATM, और पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा T/2T/पाई आर, नीचे बचेगा R। आई होप सेम रिजल्ट आ रहा है ना निकल के, जो आप यहाँ पढ़ के आए हैं, यंग लैपलास से जो निकाला था 2T/R। तो इसीलिए अपन को बस रिजल्ट से मतलब होता है। और यहाँ भी आप ध्यान से देखो तो P2 क्या है, ज़्यादा है, और ये सरफेस क्या है, इनसाइड की बात कर ली ना मैंने, तो मुझे पता चलेगा कि P2 इनसाइड प्रेशर है। और इनसाइड प्रेशर कितना है तुम्हारा, एटमॉस्फेयर प्लस 2T/R, लिक्विड ड्रॉप के अंदर, ठीक है। वो फिर हर जगह है, यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, वो इनसाइड मैंने बात कर ली। तो इनसाइड का मतलब है कि अब वो जनरल मैंने निकाल लिया, इतना प्रेशर लिक्विड के इनसाइड है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, गेज प्रेशर, तो जी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ P2 माइनस PATM, जनरली हम गेज प्रेशर ही मेज़र करते हैं 2T/R, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया है, ये है जी तुम्हारा गेज प्रेशर। अब यहाँ गेज प्रेशर में एक कन्फ्यूजन है। गेज प्रेशर का सीधा सीधा मतलब है एक्सेस प्रेशर। मान लो यहाँ प्रेशर P एटमॉस्फेयर की जगह कुछ P1 होता, तो P1 के रेस्पेक्ट में P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 2T/R, तो ये तुम्हारा एक्सेस प्रेशर बनता। जरूरी नहीं है एटमॉस्फेयर ही हो, ये जो P1 होता है ये मिनिमम प्रेशर होता है। क्या होता है, मिनिमम के रेफरेंस में आपका कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो जैसे अभी तक मैंने बात करी कि भैया, मैं पहले बात कर रहा था कि ये लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे प्रेशर की बात करो, ए एच हाइट नीचे, तो ऊपर था PATM, तो PA कितना हो जाता था तुम्हारा, PATM प्लस रो जी एच। तो एक्सेस प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर PATM इज इक्वल टू रो जी एच, तो ये तुम्हारा होता था जी एक्सेस प्रेशर। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये ऐसे बंद है, सील्ड है, ठीक है, अगर ये सील्ड है और यहाँ कुछ ही एयर है, आपने कुछ एयर बाहर निकाल दी, ठीक है। अगर आपने बाहर निकाल दी और यहाँ प्रेशर अब मैंने कह दिया P1 है, तो अब गेज प्रेशर क्या होगा, अब गेज प्रेशर कुछ नहीं, PA माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। अब ये गेज प्रेशर, तो आपको तो उस मिनिमम, क्योंकि यहाँ तो देखो मिनिमम यही है ना, यहाँ से आप नीचे बढ़ोगे तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा, तो हमें हमेशा मिनिमम के रेफरेंस में फिर वो आंसर देना होता है। अभी हम एक सवाल भी करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ गेज प्रेशर क्या है, PATM, यानी कि PATM बाहर कितना है, उसके रेस्पेक्ट में कितना बढ़ गया प्रेशर। क्लियर है जी। तो अब थोड़ा सा मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं मेरी बात को आगे क्या बढ़ाऊँ, आप ऐसे कर लो, जैसे लेट्स सपोज
ये एग्जाम्पल ले लो आप, थोड़ा और बेहतर चीज़ें हो जाएंगी ना, अच्छा रहेगा। एक्सेस प्रेशर, कोई भाग दौड़ी तो है नहीं, अपन को तो सारी बातें पता होनी चाहिए। ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर सिर्फ उसका बेस ही ये है ताकि कोई, मैं एक गांव से आता हूँ, मतलब मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, तो इन लेक्चर्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मतलब जब मैं गांव में पढ़ता था तो उतनी फैसिलिटी, उतनी चीज़ें नहीं थी, तो आज आज की तो जनरेशन में हम पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही है कि कोई गांव में बच्चा बैठा है तो उसको शिक्षा उस तक पहुंच सके, और ज़्यादा भी इतना कोई क्वालिटी, मतलब इतना बस बेसिक वो समझ पाए घर पे बैठ के कि अच्छा चलो यार वो फिज़िक्स तो समझ आ जा रही है, वहाँ से पढ़ ले रहा हूँ। तो कम से कम एक सब्जेक्ट का बर्डन ख़त्म हो, कोई गांव में बच्चा अगर बैठा हो। तो मेरा जो भी ये लेक्चर बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो शिक्षा को बस मेरे गांव, मेरे जैसे मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, ऐसे इस भारत के छोटे छोटे गांव तक पहुंचाना, और शहरों तक भी, जो बच्चा बेचारा परेशान हो तो उस तक शिक्षा पहुंचे। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए मैं बड़ा खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ आराम आराम से। तो एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये तो आपने देखा होगा, पानी में एयर बबल बनते हुए तो आपने देखे ही होंगे। तो ये मैं उसी एयर बबल की बात कर रहा हूँ, बुलबुला, पानी का बुलबुला, एयर बबल बच्चे। ठीक है जी, पानी का बुलबुला। अब आप ध्यान से देखें, मुझे एक्सेस प्रेशर की बात करनी है, मुझे इसके इनसाइड प्रेशर की बात करनी है। तो मिनिमम प्रेशर के रेफरेंस में मैं एक्सेस प्रेशर बताता हूं, वही गेज प्रेशर है तुम्हारा। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां तुम्हारा जो मिनिमम प्रेशर है वो कहां है? पी एटीएम, यहां पे। आप नीचे की तरफ चलोगे, यहां मुझे ये पी इनसाइड बताना है। तो पी इनसाइड बताने के लिए पहले मुझे यहाँ आना पड़ेगा, और मैंने मान लिया ये एच हाइट नीचे है, तो मैं कैसे लिखूंगा प्रेशर? प्रेशर तो हाइड्रोस्टैटिक पी ए टी एम प्लस रो जी एच बच्चे विल बी इक्वल्स टू पी इनसाइड, ये लिखोगे। तो गेज प्रेशर क्या हो गया? पी इनसाइड माइनस पी ए टी एम विल बी इक्वल्स टू रो जी एच, यानी कि मिनिमम के रेफरेंस में कितना इंक्रीज हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया जी गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर कुछ नहीं है, बस मेजरमेंट एक बोलने का तरीका है। ठीक है, अब ये तो पहले हम लिख रहे थे कि भैया ये हो जाएगा, लेकिन अब सारी कहानी गड़बड़ क्या हुई है? ये ऐसे लिख दिया बच्चे ने लिख के, और बच्चा तो पीछे हट गया। लेकिन क्यों? क्यों क्यों गलत हुआ? क्योंकि अगर उसने एच हाइट और आपने उसने आपको सरफेस टेंशन का सवाल में जिक्र कर रखा है, तो आप अब ऐसे नहीं लिख सकते। आप कैसे लिखोगे अब, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं थोड़ा सा बड़ा पिक्चर कर लेता हूँ, और यहाँ पी ए टी एम, इससे नीचे आप यहाँ आए, तो अब आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, पी ए टी एम और ये पी इनसाइड। ठीक है जी, तो अगर आप इसको आगे लेके चलोगे तो ये कैसे होगा? पी ए टी एम प्लस रो जी एच, और ये कैसी सरफेस है देखो, ये, और कॉनकेव की तरफ प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। तो जब आप ऐसे चलोगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। और इंक्रीज कैसे होगा? स्फेरिकल है तो 2T/R। अब आपका सवाल सही है, प्लस 2T/R विल बी इक्वल्स टू पी इनसाइड। सो पी इनसाइड बच्चे माइनस पी ए टी एम विल बी इक्वल्स टू होगा तुम्हारा रो जी एच प्लस 2T/R। अब सही है, ये तुम्हारा अब आया एक्सेस। इसको एक्सेस प्रेशर भी बोल देते हैं हम, या फिर गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं हम। भाई ऊपर क्या है? यहाँ मिनिमम, अब तुम यहां से नीचे चलोगे तो प्रेशर अब इंक्रीज ही इंक्रीज होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ वो गेज प्रेशर है। ठीक है ना? तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा। ये सही था, ये पहले हम यही कर रहे थे ऐसे, लेकिन अब ये स्फेरिकल है, तो अब तुम इसके सरफेस के अंदर एंटर करोगे तो तुम्हारा फिर वो इतना और इंक्रीज हो जाएगा, और टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, तो आप अब ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला देखते हैं जी। ये तो एयर बबल हो गया, लिक्विड वाला भी हो गया। अब सॉफ्ट बबल की अगर मैं बात करूँ, अब आ जाते हैं। अब देखो, अब मैं आपको करना सिखाता हूँ। मान लो सॉफ्ट बबल, तो बच्चा क्या कहेगा? अरे सर वो तो आसान है। क्या सर, आप भी गोली देते रहते हो।
अब सर बच्चे नहीं रहे हम, अब गोली हम देंगे। ये है, ठीक है, और ये सरफेस है आर, और ये थिकनेस तो आपको पता ही है, टी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, ऐसे ही लिखते हो। तो अब कितनी सरफेस हैं भैया? एक सरफेस, दो सरफेस, यानी कि इधर सेंटर करोगे तो जब आप, अब मेरे दिमाग में मेरे मास्टर ने सिखाया हुआ है कि जब मैं इधर एंटर करता हूँ तो 2T/R अगर स्फेरिकल है तो ऐसे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अब मेरे मास्टर के हिसाब से अगर मैं प्रेशर यहाँ P1 मान लूँ, इन जनरल मुझे नहीं पता, यहाँ P2 है, अब मुझे इनसाइड तक पहुँचना है, यहाँ तक मुझे इनसाइड द सॉप बबल पहुँचना है। तो अगर मैं पहले ऐसे चलूँगा, पहली सरफेस पास करी यानी कि P1 प्लस 2T/R प्लस अगली बार करी 2T/R विल बी इक्वल्स टू P2, यानी कि P2 माइनस P1 विल बी इक्वल्स टू 4T/R। सो दिस इज योर एक्सेस प्रेशर, दिस इज योर एक्सेस प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हैं गेज प्रेशर। तो आपने मिनिमम के रेफरेंस में आप कितना इंक्रीज हुए, वो तुम्हारा गेज प्रेशर होता है, ठीक है जी। तो ऐसे उसको बताया जाता है। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, मजेदार बात देखो। आप आपने कभी वो देखा है, बचपन में वो किया होगा आपने, ऐसे एक एक वायर का ऐसे लेते थे, मार्केट में भी आता था, और वो सोप के सॉल्यूशन में आप उसको डुबाते थे और उसको यहाँ से एयर ब्लो करते थे, आप कहते ना फूंक मारते थे ऐसे जोर से, और वो ऐसे फिर ऊपर आप अपनी छत पे खड़े होते थे, फिर ऐसे एयर बबल बन के ऐसे नीचे जाते थे, अच्छा लगता था। अगर आपने कभी ऐसे किया हो, बच्चे बहुत करते हैं, गेम खेलते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो आपने ध्यान से दिया हो तो आपको एयर बबल बनाने के लिए पहले आप सोप सॉल्यूशन में ऐसे डुबाते हो, फिर यहाँ पे जो बच्चा खड़ा होता है वो हाथ में पकड़ता है इसको और ऐसे फूंक मारता है इसमें ब्लो करने ऐसे, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा उसको हल्का सा तेज ब्लो करना पड़ता है ताकि तुम्हारा प्रेशर उसके अंदर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, क्योंकि एक लिटिल एक्स्ट्रा एयर आपको डालनी पड़ेगी ना उसके अंदर, तभी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसीलिए फिर वो तुम्हारा बबल बनता है, ठीक है। और वो फिर मस्त ऐसे तैरता है, बच्चों को मज़ा आता है, हवा में ऐसे तैरता है, तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, अरे देख मेरा तो इतनी दूर तक गया, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए होता है वो, आप देख रहे हो कि अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर ये बनना है तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि अंदर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए आप जब ब्लो करते, ब्लो थोड़ा सा आप फूंक जो मारते हो, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ कि भैया आप थोड़ी सी तेज फूंक मारते हो, थोड़ी सी तेज, ताकि अंदर प्रेशर एक्स्ट्रा एयर आ जाए, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए। वो यहाँ से मैंने किताबी भाषा से मतलब बाकायदा प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई होना चाहिए अगर इसको बनना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं। तो मेन बात जो अब आपको ध्यान रखनी है, मेन बात जो मैं आपको, सारी बात का एक ही सार है कि आपको ये वाली स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए। अगर स्फेरिकल सरफेस है तो ये होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस है तो ये होगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं इसके ऊपर सवाल लेता हूँ और आपका मज़ा आएगा आपको ये जान के कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं और इससे रिलेटेड ऐसे आते हैं, ठीक है जी। चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं जी। देखो पहला सवाल है, बिना किसी झिझक, बिना किसी परेशानी। तो सवाल आया हुआ किसमें, 2004 में, और ये आपको बहुत जगह मिलेगा। कई बार ऐसा डायग्राम दे देगा कि बताओ एयर का फ्लो पूछता है, ऐसे बंद कर देता है इसको, इसको ओपन कर दिया तो बताओ एयर किधर फ्लो करेगी। कुल मिला के बात ये है, ये ऐसे कनेक्ट कर रखी है, पाइप है। तो एयर फ्लो का सीधी सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ है भाई तो किधर फ्लो करेगी, जिधर फोर्स लगेगा। यानी कि अब उस एयर को एयर की टर्म में बात करना है तो फिर हम प्रेशर की टर्म में बात करेंगे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर फ्लो करेगी। तो सीधी सी बात है, जिस गुब्बारे के अंदर, ये गुब्बारा मान लो, बबल मान लो, कैसे भी आ सकता है, तो जिसके अंदर भी प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी तरफ से दूसरे वाली साइड वो फ्लो करेगी, और जिसकी तरफ से फ्लो करेगी उसकी रेडियस घटेगी, डिक्रीज होगी, और दूसरे वाले की रेडियस इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है। अब यहाँ प्रेशर कितना है, ये भैया यहाँ तो एयर ही है, तो यहाँ तो P0 है, तो एक बार प्रेशर देख लेते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ P1 है और यहाँ मैं मान लेता हूँ P2 है। सो P0, जब आप कॉन्केव सरफेस के अंदर चलोगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि कॉन्केव वाली साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। सो P0 प्लस 2T/R1 विल बी इक्वल्स टू P1।
और यहाँ हो गया बच्चे पी नॉट प्लस वही 2T। 100 बबल है ना, तो 100 बबल है तो 40 हो गया जी, 40। 100 बबल है तो 40 हो गया जी। 40/RB विल बी इक्वल्स टू P2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये ध्यान रखना है, 100 बबल है या एयर बबल है या सिंपल लिक्विड ड्रॉप है, तो उसी हिसाब से फिर हमें लिखना है, गलती नहीं करनी है। हालांकि इसका कोई यहाँ प्रभाव पड़ेगा नहीं, आप अभी देखोगे हम कंपैरिजन करें, लेकिन सही बात याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। तो भैया पी नॉट प्लस 40/R1 इज इक्वल्स टू P1, पी नॉट प्लस 40/RB इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि भैया डिफरेंट रेडियाई है, तो आपको दिख ही रहा है कि भैया इसकी रेडियाई जो है R2 ज़्यादा है। R2, ये B लिख दिया मैंने, R2 लिख दो यहाँ, R2 इज़ ग्रेटर देन R1। अब बच्चा कहेगा हाँ सर ये तो बात सही है। अब देखो पी नॉट तो सेम है दोनों में, ये R1 डिनोमिनेटर में है, ये R1 क्या है, कम है, तो भैया डिवाइड करेगा तो ज़्यादा आएगी वैल्यू, ये वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि P1 विल बी ग्रेटर देन P2, यानी कि P1 का मतलब है यहाँ जो इनसाइड प्रेशर है छोटे वाले बबल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर कम है, तो एयर कैसे फ्लो होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये एयर फ्लो होगी। अब ऑप्शन चूज़ कर लो, एयर फ्लो फ्रॉम स्मॉलर टू, या फिर ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था कि भैया इसकी रेडियाई छोटी होती जाएगी, डिक्रीज़ करेगी, और इसकी इंक्रीज़ करेगी। सीधी सी बात है, जब एयर ऐसे फ्लो कर रही है तो यहाँ रेडियाई बढ़ती जाएगी, इसकी रेडियस कम होती जाएगी। पहला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये और बेसिक सवाल है। प्रेशर इनसाइड सोप बबल दे रखा है इतना और इतना, प्रेशर इनसाइड दे दिया, तो ए और बी दो बबल हैं। आपने ए को लिख लिया पी इनसाइड ऐसे, ठीक है। सोप बबल है तो PATM प्लस 40/R1, ये होता है नहीं होता है इनसाइड, क्लियर है जी। फिर पी इनसाइड इसका आपने लिख लिया PATM प्लस 40/, अब PATM को इधर ले आओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, सो 1.01 में से ये घटा लिया और घटा के दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये 0.01, तो ये जब आप घटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 डिवाइड बाई 0.02 विल बी इक्वल्स टू RB/RA, आएगा नहीं आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 1/2, यानी कि RA/RB क्या बना 2/1। आपसे क्या पूछा है, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है R3, क्योंकि रेशो पूछा है तो 4/3 तो कट ही जाएगा ना, तो R3, तो R3 है तो यानी कि 2 की क्यूब 1 की क्यूब 8, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये 3 सितंबर 2020 ये जेई मेंस में आया था, ठीक है। तो लगभग जेई मेंस और नीट का मतलब लेवल बराबर ही होता है, कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो रेशो है वो आप ऐसे निकाल लोगे। अब ये सवाल है, ये 19 में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है आपसे 100 बबल है ब्लॉन बाय मैकेनिकल पंप, पंप से आप उसको हवा दे रहे हो, ठीक है, एट द माउथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि dV/dt के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट रेट से। के क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ से जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा तो dV/dt क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू KdT। इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू KT, यानी कि V किसके प्रोपोर्शनल है, मैं प्रोपोर्शनलिटी चेक कर सकता हूँ कि वॉल्यूम टाइम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है ऐसे। तो अगर मैं यहाँ वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, R³ के, तो R³ यानी कि T, R³ प्रोपोर्शनल हो गया T के, यानी कि R प्रोपोर्शनल हो गया 1/3 के, क्लियर है जी। अब इनसाइड जो प्रेशर है वो होता है P एटमॉस्फेयर प्लस 40/R 100 बबल के अंदर, भाई ऐसे ही तो लिखोगे आप। अगर मैं 100 बबल की बात करूँ तो ये कॉनकेव की तरफ ज़्यादा होता है, तो P इनसाइड, ये PATM, आपको याद है ना अभी बता के आया हूँ कि 40/R से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सॉप में क्या होती है, दो सरफेस होती हैं, तो जी 40/R, तो ये कितना आ जाएगा P इनसाइड PATM, क्योंकि मुझे यही पता करना है कि द ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड किस हिसाब से चेंज हो रहा है, और ये ग्राफ दे रखे हैं चार, वो चेक करना है। तो पहले एक बार इक्वेशन तो निकाल लो, P इनसाइड PATM प्लस 40/T⁻1/3। तो अगर ये देखो 1/T⁻, इसको मैं x मान लूँ तो आपको सीधा दिख रहा है ना, ये इक्वेशन किसकी बनेगी, और P इनसाइड ये y मान लूँ, ठीक है। 1/T⁻3 वो x मान लिया, जो x पे है वो x पे लिख दो, p पे है p पे लिख दो। इक्वेशन बनाने का सबसे तरीका बढ़िया क्या होता है, p इनसाइड कहाँ लिख रखा है आपने, जो y पे क्या लिख रखा है, p इनसाइड ये है, इसकी जगह y लिख दो। 1/T⁻1/3 की ये x पे है, तो ये
आप 1/T⁻⁻³ इसकी जगह x लिख दो, आपको तुरंत अपने आप इक्वेशन दिख जाएगी किसकी बन रही है। किसकी बन रही है? y = mx + c। c क्या होता है? पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं जी। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, इसका सॉल्यूशन सीधा बच्चे रट लेते हैं, पर अपन इसको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप भी रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रटना नहीं है, मतलब एक तरह से दो बबल हैं, ये ऐसे दो बबल दे रखे हैं, आपने दोनों बबल को टच कर दिया तो एक कॉमन सरफेस बनेगी, तो उस कॉमन सरफेस की रेडियस हमें निकालनी है। अब दिक्कत ये है बच्चे के दिमाग में, अगर ये इसको ऐसे मिला दिया तो जो कॉमन सरफेस बनेगी यार ऐसे बने या ऐसे बने, सवाल ये पैदा होता है, जो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ठीक है सर कॉमन सरफेस तो इसका मतलब इसको मिला लिया, कुछ कुछ तो सर ऐसा समझ में आ रहा है कि कॉमन सरफेस ऐसे बनेगी, पर सर ऐसे भी तो बन सकती है, ये भी हो सकती है, यानी कि क्या पता ये आर निकालना हो, ये आर, सर पर कौन सा आर निकालना है? अब उसका जवाब हम लॉजिकल देंगे। पहले यहाँ प्रेशर चेक करो, P1 और मैं यहाँ P2 दो मान लिया, 1 मान लिया अंदर और 2, यानी कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो PATM प्लस 100 बबल है, तो अगेन सॉरी यहाँ पे आप 4 लिख लो, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या लिखो, 4 लिखो, 100 बबल है ना, तो ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें फिर याद रह जाती हैं एग्जाम में 2T/R। तो आप जितना सही याद रखने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर है। गलतियाँ तो इंसान से होती है, जैसे मैंने भी लिखने में कर दी, पर फिर भी ध्यान रखना है। मतलब अपन देखो, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है भाई। कोई यहाँ भगवान तो बैठा नहीं हुआ कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको सब कुछ आता हो। तो हम लोग बस कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है, सुधारने में कोई बुराई नहीं है। तो ये ऐसे हो गया। तो अब आप समझो R1 यहाँ अगेन सेम लॉजिक, R1 यहाँ कम है और ये R2 ज़्यादा है, ये आपको गिवन है कि भैया R1 कम है R2 ज़्यादा। अगर R1 कम है तो यहाँ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वही डिनोमिनेटर वाला सेम पिछले सवाल में जो लॉजिक दिया था मैंने, भाई PATM तो दोनों जगह है, 4T कॉन्स्टेंट है, यानी कि R1 कम, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा, R2 ज़्यादा, ये वैल्यू कम। अब ये वैल्यू कम है तो फिर P2 कम ही आएगा, कम आ गया। अब सीधी सी बात है, P1 ज़्यादा है, तो जब कॉमन सरफेस बनेगा, P1 ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर किसकी साइड होता है? कॉनकेव वाली साइड। ज़्यादा प्रेशर किसकी होता है? कॉनकेव वाली साइड। तो कॉनकेव कौन सी बनी? P1 की तरफ ज़्यादा है ना, तो कॉनकेव तो P1 की तरफ ही आएगा ना। अगर आपने ये ले लिया तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि P2 की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। भाई अगर आपने ये वाली सरफेस चूज कर ली तो P2 की प्रेशर ज़्यादा है, जबकि यहाँ क्या है, P2 की तरफ तो प्रेशर कम है, तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना बात। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि कॉनकेव वाली सरफेस P1 वाली साइड रहेगी, तो वही मैंने बना दिया। अब ये मुझे R निकालना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, P1 मुझे पता है, P2 पता है, इधर की तरफ चलूँगा तो प्रेशर क्या होगा, अंदर से बाहर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये कॉनकेव सरफेस थी ना भाई। P इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता था, ऐसे चलते थे तो ये होता था 2T/R, या फिर यहाँ पे तो 100 बबल है तो 4T/R। प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। आप अंदर से बाहर चलोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, सेम P1 - 2T। ये हर जगह 2T क्यों लिख दिया मैंने, 4 4 4, ऑल्दो ये कट ही जाना है, पर फिर भी मतलब सही बात याद रखें, तो मेरा ऐसा मानना है। 4T/R, ठीक है जी। तो ये हो गया P1 - P2 4T/R, ठीक है जी। तो P1, अब ये P2 ये ऊपर से आप निकाल लो भाई, ये P1 P2 ये रख लो। जब आप इसको रखोगे तो PATM तो कट जाएगा, 1/R1 - 1/R2 1/R, सो R विल बी इक्वल्स टू R1R2 अपॉन R2 - R1। बड़ा फेमस रिजल्ट है, लेकिन लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या है, ये क्यों ऐसा दे रखा है R1 इज़ ग्रेटर देन। अगर वो R1 इज़ ग्रेटर, अब वो चेंज कैसे करेगा, अगर उसने R1/R2 चेंज कर दिया तो सारा गेम चेंज हो गया ना। अब ये वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब कॉनकेव सरफ ये ऐसे बनेगी, तो सारा गेम ही चेंज हो गया ना, सारा इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के सवाल फिजिक्स पढ़नी होती है ताकि हम चीज़ें आराम से कर पाएँ। अब दो स्फेरिकल सोप बबल हैं, अगेन उनकी रेडियाई दे दी इन वैक्यूम, ठीक है, कंबाइंड टू आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सरफेस एनर्जी जितनी पहले उतनी ही बाद में। तो द रिजल्टिंग, अब दोनों को इन्होंने मिला, मतलब वही है, कंबाइन कर दिया, तो रिजल्टिंग यानी कि एक सिंगल सॉप बबल बन गई R रेडियस की, तो उसकी रेडियस बतानी है। एस इनिशियल इज इक्वल्स टू एन एस फाइनल,
सरफेस एनर्जी सेम रहनी चाहिए क्योंकि ये कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, क्योंकि टी फिर वो सरफेस टेंशन से कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि टी हम ये सरफेस टेंशन के लिए भी लेंगे ना। सो सरफेस एनर्जी कितनी होगी सॉफ्ट बबल के लिए, T×8πr1 का स्क्वायर, दूसरे वाली के लिए T×8πr2 का स्क्वायर, जो कंबाइन होके आई उसकी रेडियस r मान ली। तो फाइनली आंसर आपका आ गया सी। ये छोटा सा सवाल था, ये भी प्रीवियस ईयर एनटीए में ही आया हुआ सवाल है। अब ये सवाल है, इफ़ द सेक्शन ऑफ दिस ड्रॉप, अगर वो कट कर दिया तो बताओ फोर्स हाफ सेक्शन हाफ ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि ये आधे वाला कितना फोर्स लगाएगा। ये तो आप मैं थ्योरी में ही पढ़ा के आया हूँ, T×2πr, सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एयर वाटर इंटरफेस पे लगेगा ना, सॉरी हाँ, एयर वाटर इंटरफेस पे बाहर वाली पे लगेगा, और बाहर वाली की लेंथ पे अगर हम सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है वो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, T×लेंथ, लेंथ से मतलब होता है, ठीक है जी। एयर वाटर इंटरफेस जो लेंथ है उससे मतलब होता है, और ये लेंथ क्या बनी है, 2πr, क्लियर है। अब एक सवाल गेज प्रेशर के ऊपर सवाल है, वो आप सवाल मैं वो कराना चाहता हूँ, तो उसको आप देख। तो जो सवाल की तरफ चलते हैं, ये सवाल है, ये सवाल ये आपको बताएगा, कई बच्चे क्या गेज प्रेशर को ऐसा मान लेते हैं कि गेज प्रेशर पढ़ते हैं P-P एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के रिलेटिव में कितना प्रेशर ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेस प्रेशर रिलेटिव टू चोजन रेफरेंस प्रेशर, जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर ही होता है। इसलिए सीधी सी बात है, जब ज़्यादातर बच्चा एटमॉस्फेयर में से ही घटाएगा तो बातें वैसी। अब यहाँ सवाल में आगे फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। अब वो क्या पढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्यूबिकल सील्ड वेजल है, ठीक है, लेंथ L है, कार्ट पे ऐसे मूव कर रहा है, कार्ट ऐसे मूव कर रही है तो ये भी उसके साथ मूव कर रहा है। आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी इसमें जो भरा हुआ है वो रो है। द गेज प्रेशर एट द सेंटर, सेंटर पे गेज प्रेशर पूछा है। अब बच्चा क्या कहेगा, सर गेज प्रेशर कैसे बताऊं, ये तो सब गड़बड़ वाली बात होगी, गेज प्रेशर तो P-C-P एटमॉस्फेयर निकालना पड़ेगा मुझे। उसके दिमाग में तो ये है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के, अब वो एटमॉस्फेयर कैसे लगाए भाई, नीचे आएगा, ये तो सील, ये तो बंद हो गया भाई, ये तो ओपन तो है ही नहीं, तो ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो भैया इसीलिए हम मिनिमम के रेफरेंस चूज करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और लॉजिकल भी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, कुछ कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये एक्सेलरेटेड है, सो प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, पहली बात तो ये। और अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो प्रेशर इंक्रीज होता है नहीं होता है, आप मुझे ये बताओ। तो मिनिमम प्रेशर आपके हिसाब से कहाँ, किस पॉइंट पे मिनिमम बनेगा, आप अगर सोचो, क्या यहाँ, क्या यहाँ, क्या यहाँ, क्या यहाँ बन सकता है, तो कॉर्नर्स पे ही बन सकता है। आप ध्यान से देखो, इधर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये तो डेप्थ में आप नीचे आओगे तो यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब आप ऊपर चलोगे तो भी तो डिक्रीज होगा। तो अगर आप ध्यान से अगर सोचें तो सबसे मिनिमम प्रेशर इस कॉर्नर पे पाएगा, ये मिनिमम, तो यही मेरा रेफरेंस में चूज करूंगा। ये गेम है। उन सारे सवालों में जब ये आप ऐसे रख रहे थे, इस बर्तन को ऐसे ओपन रख रहे थे, तो आप P एटमॉस्फेयर क्यों ले रहे थे, क्योंकि मिनिमम था। रेफरेंस लेवल आपने ये चूज किया, आप कितने नीचे आए तो गेज प्रेशर आपने बता दिया, ρgh। यहां पे पर मिनिमम कितना है भाई, यहां पे मिनिमम है लेट्स सपोज P1। अब देखो आप ध्यान से, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो भी प्रेशर इंक्रीज होगा, डेप्थ में जाओगे तो भी प्रेशर इंक्रीज होगा, सबसे कम यहां होगा। अब ये कहां पूछ रहा है, आ जाओ जी। अब ये आपसे पूछ रहा है, कोई आपको गोली दे ही नहीं सकता, आपको सेंटर पे पहुंचना है। सेंटर पे कैसे पहुंचोगे, आप ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे जाओगे, यही तो जाओगे, यानी कि P1 से नीचे आए, P1 प्लस ρgh, डेप्थ में चले, ऐसे ही तो होता है। फिर आप ऐसे चले, इन द, ध्यान से रखना, प्रेशर इंक्रीजेस, ये क्या है, प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आप कैसे मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ρ/L/2 इतना इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब आप PC पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे कितना था ये, यानी कि P1 प्लस ρgh, और कितना इंक्रीज हुआ, ρ/L/2। आप कहोगे हाँ सर ये तो बात सही है आपकी, मुझे क्या बताना है, गेज प्रेशर यानी कि मिनिमम के, ये आया आप तुम्हारा गेज प्रेशर, ठीक है जी।
तो गेज प्रेशर जो होता है वो रिलेटिव प्रेशर होता है। क्या होता है? तुम्हारा एक्सेस प्रेशर रिलेटिव टू अ चूजन रेफरेंस प्रेशर। यूजुअली द मिनिमम जो होता है वो हर जगह पी एटमॉस्फेयर ही होता है, लेकिन जैसे अब ये सील बंद है तो यहाँ तो आपको ये देखना पड़ेगा किसके रेफरेंस में। अब नहीं तो जब बच्चों को अगर ये बात पता ही नहीं है तो कोई यहाँ से लिखेगा, कोई यहाँ से, और कोई तो लिख ही नहीं पाएगा, उसका तो माथा फट जाएगा कि भाई PATM तो है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, कहाँ से चलूँ, ऐसे ही यहाँ से तो अंदर घुस नहीं सकता। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो तभी लगेगा ना जब ये ओपन हो, लेकिन ये ओपन ही नहीं है, तो बंद है, आपने बिल्कुल एकदम सील पैक कर रखा है, तो PATM का तो मतलब ही नहीं होता कहीं भी। तो इसलिए मिनिमम होगा यहाँ, चाहे कुछ भी हो पर मिनिमम यहाँ होगा। यहाँ से आप जब भी आगे इधर चलोगे तो प्रेशर इंक्रीज ही होना है, तो ये गेज प्रेशर, तो कितना आ गया आपका आंसर विल बी इक्वल्स टू रो GH भी क्या है तुम्हारा यहाँ, तुम्हारा L/2, तो ये आपका आ गया रो L/2 G+A। तो यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत अच्छा सवाल था गेज प्रेशर के ऊपर। जो बच्चे सोच लेते हैं एटमॉस्फेयर, नहीं भाई, वो मिनिमम रिलेटिव है, वो किसके, मिनिमम प्रेशर के रिलेटिव में कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, मोटे मोटे रिक्शा वाली भाषा में सीधी सी बात है कि भैया कितना बढ़ गया, मिनिमम के रेस्पेक्ट में ये गेज प्रेशर है। दैट्स इट। हर जगह लगभग, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर जगह लगभग वो एटमॉस्फेयर ही होता है, तो हम यूजुअली रेफरेंस लेवल एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। जैसे इस केस में अब एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो फिर हमें जो मिनिमम है वो पॉइंट चूज करना पड़ेगा, दैट वुड बी द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हुई है, यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगले उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे। मुस्कुराइए और पढ़ते रहिए।